नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी बीएड थर्ड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट नाइन्थ सब्जेक्ट अपना आपको पता ही है, जूलॉजी चल रहा है। जूलॉजी के अंदर अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी चल रही है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमने इसकी परिभाषा देख ली, एम्ब्रियोलॉजी के उसके बारे में देख लिया, उसकी हिस्ट्री के बारे में देख लिया, डेवलपमेंट बायोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी का यूज़ क्या है उसके बारे में देख लिया, और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं उनके बारे में अपने देख लिया। आज अपने जो टॉपिक अभी शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही लंबा टॉपिक है अपना, जो कि इस पूरी बुक का यूँ कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी का पूरा बेस है, जो अपन थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जिसको हम कहते हैं। रिप्रोडक्शन या प्रजनन की परिभाषा मैंने बताई थी कि किसी भी जीव के द्वारा अपने समान नई संतति का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। और प्रजनन जो है यानी किसी संतति द्वारा किसी जनक द्वारा अपने समान नई संतति का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन कहलाता है। अब प्रजनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करता है, या यूँ कहते अपनी आनुवंशिकी को बनाए रखने के लिए क्या करता है, वो जनन करता है। तो जनन करता है, और इसमें ये करता कैसे, कोई भी जंतु की हम बात करेंगे यहाँ, तो जंतु के लिए संदर्भ में अगर बात करें तो जंतु अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन तो करेगा। वो जनन दो प्रकार का हो सकता है, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो तरह का जनन जंतुओं में मोस्टली देखने को मिलता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलैंगिक, और दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक जनन। अब देखिएगा, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न या अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको हम ब्लास्टोजेनेसिस भी कहते हैं, भ्रूणोद्भव भी कहते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न, यूँ कर देते हैं अपने इसमें, इसके डिफरेंस देखते हैं अपने अलैंगिक और लैंगिक में, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में अपना लिख लेते हैं। टॉपिक अपना चल रहा है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, और इधर कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, और ये कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। देखिएगा, पहली कंडीशन कि अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है। जब अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, जब जनन में एक ही जनक भाग लेता है तो उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अब एक ही जनक का मतलब क्या है, यहाँ नर व मादा का विभेदन नहीं होता है, यानी कि वर्षण व
अंडाशय नहीं पाए जाते हैं, अंडाशय नहीं पाए जाते हैं। यानी कि यूँ कह दें कि जब जनन में एक ही जनक भाग लेता है और उस जनक को हम ना ही तो हम नर कह सकते हैं ना ही हम मादा कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इनमें वर्षण और अंडाशय नहीं पाए जाते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ यूँ कहते हैं हम कि जननांग अनुपस्थित होते हैं, जननांग अनुपस्थित होते हैं, अगर हम सीधा बोले तो अनुपस्थित होते हैं। अब इधर अगर हम बात करें कि जनन में दो जनक भाग लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ नर व मादा का विभेदन पाया जाता है, अब नर मादा का विभेदन का मतलब ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि नर के अंदर वर्षण होता है और मादा के अंदर क्या होता है? अंडाशय। यानी कि नर में वर्षण व मादा में अंडाशय पाया जाता है, मादा में अंडाशय पाया जाता है। नर में वर्षण और मादा में क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। यानी कि यूँ कहते हैं जननांग उपस्थित होते हैं, जननांग उपस्थित होते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, जननांग उपस्थित होते हैं तो अब यहाँ ये मेन चीज़ यही है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन चीज़ यही है कि जहाँ लैंगिक जननांग नहीं पाए जाते हैं या लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ एक ही जनक होता है, जो नर और मादा में ऐसा कोई विभेदन नहीं होता। जबकि यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है जनक स्पष्ट होते हैं। यानी यूँ कहते हैं नर के अंदर वर्षण और मादा के अंदर अंडाशय पाया जाता है और दो जनक भाग लेते हैं। अब जनक का मतलब ये है, अब कैंचुआ एक इसका अपवाद है, कैंचुआ है, टीनिया सोडियम है, लिवर फ्लूक है, ये उभयलिंगी जंतु है। अब यहाँ पर वो जनक तो एक ही होता है, यानी उभयलिंगी जंतुओं के अंदर जनक तो एक ही होता है, परंतु उस प्रत्येक जंतु के अंदर क्या होता है कि नर का वर्षण भी मौजूद होता है और मादा का अंडाशय भी मौजूद होता है, तो वो उभयलिंगी कंडीशन कहलाती है। पर फिर भी देखो उभयलिंगी होते हैं, उनके अंदर वर्षण और अंडाशय दोनों पाए जाते हैं, तो उनके अंदर भी लैंगिक जनन होगा। और आप मोस्टली प्रकृति में देखते हैं गाय कुत्ता बिल्ली सब के अंदर क्या होता है, मनुष्य के अंदर नर अलग होता है, मादा क्या होती है, अलग होता है। तो ये लैंगिक जनन है, जहाँ लैंगिक जननांग पाए जाते हैं, यहाँ लैंगिक जननांग नहीं पाए जाते। तो जहाँ नहीं पाए जाते वहाँ है लैंगिक जनन, और जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। अब यदि अगली बात करें, अगला टॉपिक अपने देखें इसके अंदर डिफरेंस का, कि यहाँ युग्मक निर्माण जैसी कोई घटना नहीं होती, निर्माण जैसी कोई घटना नहीं होती है, यहाँ युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण होता है। अब युग्मक निर्माण गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब गैमेटोजेनेसिस जब भी होता है तो उसमें क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर नर के अंदर वर्षण की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर विभाजन होता है, जिससे नर के वर्षण में शुक्राणु बनते हैं, मादा के अंडाशय में अंडाणु। तो नर के वर्षण में शुक्राणु बनने की क्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और मादा के अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को oogenesis कहते हैं, और दोनों को सम्मिलित रूप से हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब चूंकि यहाँ टेस्टिस और ओवरी हैं तो यानी शुक्राणु अंडाणु निर्माण यानी युग्मक निर्माण होता है, और यहाँ पर युग्मक निर्माण जैसी कोई घटना यहाँ पर नहीं होती है। इसका मतलब क्योंकि यहाँ जनक एक जनक जो उसके अंदर वर्षण या अंडाशय नहीं पाए जाते, यूँ कहते हैं स्पर्म और ओवा बनते हैं। अगर शॉर्ट में बोला स्पर्म व ओवा बनते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ मैथुन इनकोपुलेशन व निषेचन जैसी कोई क्रिया नहीं होती, निषेचन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है, जबकि यहाँ पर क्या है, मैथुन व निषेचन। मैथुन का मतलब नर और मादा का संयोग होना, निषेचन का मतलब शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों का संलयन। मैथुन निषेचन जैसी घटना होती है या क्रिया होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, यहाँ जाइगोट निर्माण नहीं होता है, जबकि यहाँ पर निषेचन होगा तो जाइगोट का निर्माण होता है।
अब देखिएगा जाइगोट निर्माण होता है। जाइगोट आपको पता है ये है कि शुक्राणु अंडाणु के दोनों के संलयन से या दोनों के मिलने से जो एक कोशिका बनती है, 2n सेल्स होती है, द्विगुणित सेल होती है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट किसी भी शरीर की प्रथम कोशिका होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट एक देखें तो यहाँ पर जो यूँ कह सकते हैं कि केवल समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, समसूत्री विभाजन होता है। और यहाँ पर क्या है, समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं, दोनों विभाजन होते हैं। अब देखिएगा कि वहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से कोशिकाएं बनती जाती हैं। और प्रत्येक मात्रा कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक कोशिका की क्या रहती है, समान रहती है। तो अलैंगिक जनन के अंदर तो ये घटना होती है। जबकि लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि पहले समसूत्री विभाजन होता है। कारण है उसका होने का, उसका रीज़न ये है कि समसूत्री विभाजन जब होगा पहले तो उसके द्वारा गैमेट्स की संख्या बढ़ेगी, यानी शुक्राणु अंडाणु की संख्या बढ़ती है। और अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर दूसरा जो मुख्य विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, ताकि जो बने हुए युग्मक हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाए। क्योंकि प्रत्येक जाति क्या करती है, अपने अंदर गुणसूत्रों की संख्या हमेशा निश्चित बनाए रखना चाहती है। और निश्चित गुणसूत्रों की संख्या का बनने का रहने का कारण क्या है, यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन वर्षण के अंदर भी होता है और अंडाशय के अंदर भी होता है। कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको आगे अपने पूरा डिटेल में देखेंगे। परंतु अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जिसके कारण होने का कारण यही है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है प्रत्येक जाति के अंदर निश्चित बनी रहती है। थोड़ा सा अपने उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्पर्म अगुणित होता है, ओवा भी अगुणित होता है, दोनों का संलयन होता है। तो दोनों का जब केंद्रकों का संलयन होता है तो एक जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर 2n सेल आ जाती है, n + n = 2n। तो ये हैप्लोइड सेल थी, ये डिप्लोइड सेल होगी। यानी मनुष्य के संदर्भ में देखें 23 गुणसूत्र यहाँ थे, 23 यहाँ थे, यहाँ कितने आगे 46। अब देखिएगा यदि ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो इन दोनों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती। तो 46 होने से यहाँ गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती। फिर नेक्स्ट पीढ़ी बनती तो फिर उसके अंदर इस तरह से दुगुनी संख्या चलती जाती। परंतु मनुष्य की प्रत्येक जो एक पीढ़ी है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 ही बनी जाती है। उसका रीजन कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। तो ये मनुष्य के अंदर तो लागू होता ही है, परंतु सभी जंतुओं के अंदर ये लैंगिक जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो लागू होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन जो है जो लैंगिक जनन में पाया जाता है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें, यहाँ पर विभिन्नताएं यानी कहते हैं यहाँ पर जीन विनिमय जैसी कोई घटना नहीं होती, कोई घटना नहीं होती। यहाँ आनुवंशिक विभिन्नताएं भी नहीं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती। जबकि यहाँ पर क्या है, जीन विनिमय काइजमेटा बनते हैं, जीन विनिमय होता है और आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हमने बात की अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए समसूत्री विभाजन के अंदर यदि हम बात करें तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 पार्ट में संपन्न होता है, 2 पार्ट में संपन्न होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, 2 में संपन्न होता है। फर्स्ट जो होता है उसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री सेकंड के अंदर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड संपन्न होती है ये घटनाएं। अब देखिएगा जो अर्धसूत्री सेकंड होता है ये तो समसूत्री की तरह ही होता है,
ये तो किस में होता है, किसकी तरह होता है, समसूत्र की तरह होता है। अब यहाँ पर अर्धसूत्री जो फर्स्ट होता है ये न्यूनकारी विभाजन होता है। न्यूनकारी विभाजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अनुगुण सूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, या यूँ कहते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुण सूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी। तो आधी जो रहती है उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान किसका है, अर्धसूत्री फर्स्ट का है। और साथ में जो जीन विनिमय जैसी घटनाएं हैं वो भी किसके, कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है, अर्धसूत्री फर्स्ट में। अर्धसूत्री फर्स्ट में जो प्रोफेस फर्स्ट अवस्था होती है इसमें 5 उप अवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 उप अवस्थाएं होती हैं किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में। अब प्रोफेज फर्स्ट में 5 उप अवस्थाएं होती हैं, तो लेप्टोटीन के बाद जैसे जाइगोटीन और पैकेटीन अवस्थाएं जब आती है तो इन दोनों घटनाओं के दौरान क्या होता है, इनके बीच की अवस्थाओं के दौरान क्या होता है कि जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय में क्या होता है कि जो जीन हैं वो समजात गुणसूत्र युग्म बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। समजात गुणसूत्र जब जोड़ा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से समजात गुणसूत्रों के बीच में क्या बनता है, हमेशा जोड़ा बनता है इस तरह से। समजात गुणसूत्र के बीच में जोड़ा बन गया। बनने के बाद में क्या होता है कि जोड़े के जो दोनों गुणसूत्र हैं उनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में जुड़ जाती है। जुड़ करके जीन्स जो है उनका क्या करती है, आदान प्रदान करती है। और जो जीन्स का आदान प्रदान होता है तो वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होता, क्योंकि ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ये एक गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र की ये सिस्टर क्रोमेटिड इस गुणसूत्र की ये सिस्टर क्रोमेटिड के साथ यदि खंडों का आदान प्रदान करते हैं जिससे जीन का भी क्या हो जाता है, विनिमय हो जाते हैं। तो ये परस्पर क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जैसे जीन का आदान प्रदान हो जाता है तो जिससे क्या होता है कि जीन विनिमय की ये घटना क्या कहलाती है, जीन विनिमय कहलाता है। यानी कि समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक काइजमेटा बनते हैं। काइजमेटा बनने के बाद में एक दूसरे जो खंड टूट करके अपना स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं या स्थान चेंज कर लेते हैं, जिससे जो खंड टूटने से, स्थान बदलने से जीन भी अपना स्थान बदलते हैं, जिससे क्या होता है, इस घटना को जीन विनिमय कहते हैं। और जैसे जीन विनिमय की घटना होती है तो जिसके द्वारा क्या होता है कि जो संतति उत्पन्न हो रही है उसके अंदर आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और विभिन्नताएं जैसे जैसे उत्पन्न होती हैं तो नई जाति का क्या है, निर्माण होने की संभावना रहती है। क्योंकि विभिन्नताओं को इवोल्यूशन के अंदर, यदि हम जैव विकास के अंदर यदि बात करें तो विभिन्नताओं को जैव विकास का मूल आधार माना गया। यानी विभिन्नताएं धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है और लाखों साल बाद में आने वाली संततियों में विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने पूर्वजों से एकदम भिन्न दिखाई देने लगता है। तो उसको हम कहते हैं नई जाति कहते हैं। तो इसका अगला जो हम टॉपिक यहाँ लिखेंगे कि अलैंगिक जनन का जैव विकास में महत्व नहीं है। जैव विकास में महत्व नहीं है, जबकि इसका है, क्योंकि विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी तो वो विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है आने वाली पीढ़ियों में कि वो पीढ़ियाँ अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाती है, जिससे नई जाति का निर्माण होता है। यहाँ इसका जैव विकास में महत्व है, जैव विकास में महत्व है। अब क्यों है वो समझ में आ गया होगा, महत्व है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीन विनिमय हो रहा है। और जीन विनिमय जब होता है तो आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो जिससे नई जातियों का निर्माण होने में सहायता मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें कि जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है, इससे उत्पन्न जो संतति उत्पन्न होने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोजेनेसिस कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा नई संतति का निर्माण होना ब्लास्टोजेनेसिस कहलाता है। ब्लास्टोजेनेसिस कहलाता है। जबकि लैंगिक जनन द्वारा नई संतति का निर्माण होना, लैंगिक जनन द्वारा नई संतति का निर्माण होना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है।
अब देखिएगा ये दोनों में ये भी अंतर है कि नई संतति का निर्माण तो उसे ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं, लैंगिक जनन द्वारा नई संतति बन रही है, और लैंगिक जनन द्वारा बन रही है तो उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जो यहाँ बनी हुई नई संतति है उसको कहते हैं ब्लास्टोजोइड। ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको 11 नंबर पॉइंट। अलैंगिक जनन से बनी संतति ब्लास्टोजोइड कहलाती है, जबकि यहाँ क्या है, लैंगिक जनन से बनी संतति ऊजोइड कहलाती है। लैंगिक जनन से बनी संतति ऊजोइड कहलाती है। अच्छा, अब अलैंगिक जनन के उदाहरण आपको पता ही है, मुकुलन है, देह विखंडन है, बीजाणु जनन है। ये सब किसके उदाहरण हैं, अलैंगिक जनन के। और लैंगिक जनन जो है आपने पढ़ा भी है किसमें, अमीबा में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में, पोरीफेरा में मुकुलन होता है, पोरीफेरा में भी। उसके अलावा आपने ट्रिपेनोसोमा, लीशमैनिया, फर्स्ट ईयर में सब पढ़ के आए हुई है। सब कौन सी विधियों से होता है, ये अलैंगिक जनन की विधि है। जबकि लैंगिक जनन जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इनमें सब कौन सा होता है, लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या है, मूल अंतर है। तो इसको थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अलैंगिक जो जनन होता है इसमें केवल कितना जनक भाग लेते हैं, एक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में यहाँ पर नर और मादा में कोई विभेदन नहीं होता है। उसके अलावा दूसरा जो है लैंगिक जनन में यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2 जनक भाग लेते हैं। यहाँ नर और मादा का विभेदन पाया जाता है, किस आधार पर, उनके जननांगों के आधार पर पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर नर में वर्षण और मादा में क्या होता है, अंडाशय पाया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि जनक एक ही होता है, तो इसलिए वर्षण और अंडाशय या यूँ कहते जननांग अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर युग्मक निर्माण जैसी कोई घटना नहीं होती है, यानी शुक्राणु अंडाणु का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, युग्मक निर्माण होता है, स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। स्पर्म टेस्टिस में बनता है और ओवा जो है अंडाशय में बनता है। स्पर्म निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि ओवा निर्माण की क्रिया को oogenesis कहते हैं। इसके अलावा यदि अलैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ मैथुन और निषेचन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। यहाँ पर क्या है, मैथुन और निषेचन जैसी घटना होती है। मैथुन का मतलब नर और मादा का संयोग होना, जबकि निषेचन का मतलब क्या है कि मैथुन के बाद में जो शुक्राणु और अंडाणु उनके केंद्रकों का संलयन होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पर मैथुन और निषेचन जैसी घटना होती है, जबकि यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर चूंकि अब मैथुन और निषेचन नहीं हो रहा है तो जाइगोट निर्माण भी नहीं होगा, जबकि यहाँ पर जाइगोट निर्माण होता है। और जाइगोट क्या होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए कि निषेचन के बाद में शुक्राणु अंडाणु के केंद्रकों के संलयन से बनी हुई एक 2n सेल क्या कहलाती है, जाइगोट कहलाती है, जो कि बॉडी की फर्स्ट सेल होती है, बॉडी की फर्स्ट सेल होती है, जो कि जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है। जाइगोट में अपने बात करते हैं कि बाद में विदलन होते हैं, विदलन द्वारा मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला अवस्था यहाँ पर आती रहती है, जो अपने पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर केवल कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें जनक कोशिकाओं से जब समसूत्र विभाजन करती है तो बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। जबकि यहाँ पर समसूत्री और सूत्री दोनों होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। समसूत्री क्यों होता है, ताकि जो युग्मक निर्माण, अच्छा होता कहाँ है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर तो वहाँ तो सीधे ही कोशिका जो भी भाग ले रही है जनन में उसमें होता है, अलैंगिक जनन करने वाली कोशिका में होता है। यहाँ पर क्या होता है, समसूत्री और सूत्री विभाजन। जैसे समसूत्री विभाजन तो यहाँ हमारी पूरे शरीर की कोशिकाओं में होता ही होता है, परंतु हम यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं टेस्टिस और ओवरी की। किसकी बात कर रहे हैं, टेस्टिस और ओवरी की। तो टेस्टिस और ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं, जनन उपकला कोशिकाएं होती हैं, तो उनके अंदर पहले समसूत्री विभाजन होता है ताकि युग्मकों की संख्या ज़्यादा बन जाए, या नंबर ऑफ गैमेट्स हैं वो संख्या में ज़्यादा बने। और ज़्यादा क्यों बने, ताकि अगर गैमेट्स ज़्यादा बनेंगे तो जो निषेचन की प्रोबेबिलिटी है या निषेचन होने की संभावना क्या रहेगी, ज़्यादा रहती है।
तो समसूत्री विभाजन जब होता है वर्षण और अंडाशय में, तो जिससे युग्मकों की संख्या ज़्यादा बनी जाएगी। और दूसरा जो विभाजन होता है वर्षण और अंडाशय में कौन सा होता है, अर्धसूत्री होता है। कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको पूरा डिटेल में अपने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अपने इसको देखेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर क्यों होता है, ताकि जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या बनी रहे, प्रत्येक जाति में निश्चित बनी रहे। इसलिए वर्षण और अंडाशय के जर्मिनल एपिथेलियम में कौन सा विभाजन पाया जाता है, अगला अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या बनी रहती है, निश्चित बनी रहती है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि यहाँ पर जीन विनिमय जैसी कोई घटना नहीं होती। जीन विनिमय का मतलब यही होता है कि दो गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का एक दूसरे को साथ स्थान चेंज करना या एक स्थान एक्सचेंज करना, ये क्या कहलाता है, जीन विनिमय। यहाँ पर जीन विनिमय जैसी घटना होती है, कहाँ होती है, वो मैंने अभी बताया कि अर्धसूत्री फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन अवस्था के दौरान क्या होता है, जीन विनिमय होता है, काइजमेटा बनते हैं, जिससे जीन विनिमय में स्थान चेंज कर लेते हैं गुणसूत्रों के खंड। और गुणसूत्रों के खंड अगर स्थान चेंज करेंगे तो उनके ऊपर उपस्थित जीन भी अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, जिससे नए संयोजन उत्पन्न होते हैं। तो अब यहाँ पर जीन विनिमय नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती है, और यहाँ पर जीन विनिमय हो रहा है तो आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। क्यों होगी, क्योंकि जीन जैसे स्थान चेंज करेगा तो नए संयोजन उत्पन्न करता है। और अलैंगिक जनन का जैव विकास में महत्व नहीं है, जबकि यहाँ पर जैव विकास यानी नई जातियों के निर्माण में लैंगिक जनन का महत्व है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है। तो आनुवंशिक विभिन्नताएं क्या होती है कि धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों में इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि वो पीढ़ियां अपने जनकों से बहुत ज़्यादा भिन्न दिखाई देने लग जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, नई जाति कहते हैं। और विभिन्नताओं को ही जैव विकास का मूल आधार माना गया है। उसके अलावा अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नई संतति के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं, जबकि लैंगिक जनन से बनी संतति को क्या कहते हैं, oozoid कहते हैं। यहाँ क्या है, इसको ब्लास्टोजोइड कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, oozoid कहते हैं। और अलैंगिक जनन के पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस। और लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये आज अपने देखा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। अब अपने आगे देखेंगे इसके अलैंगिक जनन में क्या कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, उसके बाद में हम देखेंगे लैंगिक जनन। थैंक यू।